हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये 6th वीडियो है मिडिवल हिस्ट्री की और इसमें हम बात करने वाले हैं खिलजी डायनेस्टी के एक इम्पॉर्टेंट रूलर अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। लास्ट वीडियो में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जलालुद्दीन जो इससे पहले वाला रूलर था वो इसका फादर इन लॉ था, तो उसके बाद जो रूल करने वाला है वो अलाउद्दीन है। तो इसने एक जगह अटैक करा था, देवगिरी जगह का नाम था। देवगिरी का जो राजा था उसका नाम रामचंद्र था। अटैक करने का कारण उसका ये था कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा पैसा था, ये जो एरिया था काफ़ी ज़्यादा अमीर था। तो रामचंद्र जो था वो बहुत बुरी तरीके से हारता है और इन दोनों के बीच में ट्रीटी साइन होती है। काफ़ी चीज़ें यहाँ से ये हथिया के लेके जाता है। अलाउद्दीन फिर उसके बाद करता क्या है, ये जो सारी वेल्थ है कलेक्ट करके अपना कारा लेके चले जाता है। कारा पे रूल करता। अब जो जलालुद्दीन होता है, जब उसे पता लगता है इतनी वेल्थ ही लेकर आया और ये मेरे पास नहीं आया, क्योंकि रूलर तो अल्टीमेटली हमने देखा था ना लास्ट वीडियो में कि कौन था, वो जलालुद्दीन ही था। पर अलाउद्दीन जो था उसके पास नहीं गया था, वो वेल्थ लेकर उसमें लालच आ गया था, तो इसीलिए वो वापस कारा चला जाता है। तो जब जलालुद्दीन अलाउद्दीन के पास जाता है वो सामान वगैरह लेने जो ये लूट के लेकर आया है, तो वो देता नहीं है और उसको वहाँ पर मार देता है। तो इसलिए नेक्स्ट रूलर जो होता है वो अलाउद्दीन ही बनता है। तो जब रूल करने लगता है अलाउद्दीन, उसकी एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी रहती है कि वो अपने आप को क्या कहता था, शैडो ऑफ गॉड। जो किंग है वो क्या है, शैडो ऑफ गॉड, गॉड की परछाई है। वो क्या कहता था कि जो किंग की विश है वही किसकी विश है, गॉड की विश है। ये ऐसा बिलीव करता था कि जो राजा है उसके कोई रिलेटिव्स, कोई भाई बंधु, मतलब कोई भी उससे कोई भी किसी का रिलेशन नहीं होना चाहिए। वो सिर्फ और सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन को देखे, उसका कोई इमोशनल अटैचमेंट किसी के साथ ना हो। अब इसने क्या करा था कि एडमिनिस्ट्रेशन और रिलीजन दोनों को अलग कर दिया था कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो सिर्फ और सिर्फ राजा ही देखेगा और रिलीजन जो है वो सिर्फ और सिर्फ उलेमार्स देखेंगे। दोनों के कामों में कोई एक दूसरे को हस्तक्षेप नहीं करने वाला है। तो इसीलिए क्या था कि उलेमार्स जो हैं वो रिलीजन को देखा करते थे और अलाउद्दीन खुद एक किंग जो था वो सिर्फ और सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन को देखेगा, रिलीजन को नहीं देखेगा। अलाउद्दीन ही खिलजी डायनेस्टी का सबसे पावरफुल और काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट रूलर था। इम्पॉर्टेंट भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा है। और आप देखो तो इसके काफ़ी सारे मतलब मिलिट्री रिफॉर्म्स, उसके टैक्सेशन, लैंड टैक्स कैलकुलेशन इसने करना चालू किया था। मार्केट रिफॉर्म्स थी, टाइप ऑफ मार्केट्स थी, बहुत सारी चीज़ें इसने करी थी। वो आप अभी देखोगे, मैं अभी आपको बताती हूँ सारी चीज़ें। तो शुरू करते हैं मिलिट्री रिफॉर्म से। अलाउद्दीन पहला ऐसा सुल्तान था जिसने मिलिट्री रिफॉर्म्स कंडक्ट करे थे और इसने एक स्टैंडिंग आर्मी बनाई थी। स्टैंडिंग आर्मी या फिर रेगुलर आर्मी का कॉन्सेप्ट मतलब पहले कभी था नहीं। ये इसी ने ही सबसे पहला ये ऐसा राजा था जिसने स्टैंडिंग आर्मी अपने लिए अरेंज करवाई थी। अब इसकी आर्मी में 5 तरीके के सोल्जर्स थे। पर्सनल बॉडीगार्ड, सोल्जर्स ऑफ स्टैंडिंग आर्मी, सोल्जर्स केप्ट बाय जागीरदार, शॉर्ट सर्विसेज सोल्जर, आर्मी ऑफ हिंदू। तो सबसे पहले वाले की बात करते हैं, पर्सनल बॉडीगार्ड। ये सोल्जर्स जो हैं वो किंग को प्रोटेक्ट किया करते थे, ठीक है। सेकेंड टाइप जो है वो है सोल्जर्स ऑफ स्टैंडिंग आर्मी। स्टैंडिंग आर्मी में जितने भी सोल्जर्स थे उनको सैलरी कौन प्रोवाइड करता था, सैलरी प्रोवाइड कराने वाला खुद सुल्तान हुआ करता था। ये अलाउद्दीन ही इनको सैलरी प्रोवाइड करता था। अब तीसरा टाइप जो है सोल्जर्स केप्ट बाय जागीरदार। पहले के जो सुल्तान थे, हमने प्रीवियस वीडियोस में भी बात करी है कि पहले के जो सुल्तान थे वो जागीरदार पे डिपेंड करते थे अपनी आर्मी के लिए। अब इसने अपना नया कॉन्सेप्ट निकाला स्टैंडिंग आर्मी का, जिसमें क्या था कि ये जो सोल्जर्स थे स्टैंडिंग आर्मी के, ये इसके लिए ही लॉयल रहेंगे। जागीरदार जो थे वो जो आर्मी भेजते थे वो जागीरदार के लिए क्या थे, रिस्पॉन्सिबल या फिर अकाउंटेबल कह लो चाहे आप, पर ये लॉयल नहीं हो सकते थे किसके लिए, अलाउद्दीन के लिए। तो इसलिए इसने स्टैंडिंग आर्मी का कॉन्सेप्ट करा था। तो इसीलिए जागीरदार वाले जो सोल्जर्स थे उन पे इतना भरोसा नहीं करता था। शॉर्ट सर्विसेज वाले जो सोल्जर्स थे उनको मेनली अपॉइंट इसलिए किया जाता था कि जब इमरजेंसी का टाइम हो तब इनको हम लोग शॉर्ट सर्विस थोड़े से टाइम के लिए हम बुला लेंगे, फिर इन्हें क्या कर देंगे, जब सर्विसेज कंप्लीट हो जाएंगी तो हम इन्हें डिस्चार्ज कर देंगे। आर्मी ऑफ हिंदू, इसमें क्या होता था, वो क्या करता था, हिंदू सोल्जर की पूरी एक यूनिट बना देता था और उन सोल्जर्स को मुस्लिम्स के अगेंस्ट यूज़ करता था। नेक्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इक्ता सिस्टम इल्तुतमिश ने स्टार्ट करा था, क्या करते थे उसमें, एक सोल्जर जो होता था उसको कैश में कोई अमाउंट नहीं दिया जाता था, उसकी सैलरी जो थी ना उसको कैश के रूप में कुछ नहीं दिया जाता था, एक लैंड का पीस उठाकर उस सोल्जर को दे दिया जाता था। तो पर इसने क्या करा, इतना सिस्टम हटा दिया था, तो ये क्या करने लग गया था, कैश में ही सैलरी प्रोवाइड करने लग गया अपने सोल्जर्स को।
मिलिट्री रिफॉर्म में इसने क्या करा था, दाग इन चेहरा जो था इंट्रोड्यूस करा था अलाउद्दीन ने। दाग इन चेहरा जो था इसने क्यों इंट्रोड्यूस करा था, ताकि करप्शन को वो एंड कर सके, आर्मी या मिलिट्री में जो भी करप्शन हो रहा है उसको एंड कर पाए। अब दाग जो था वो किसका इंप्रेशन बताता था, हॉर्स का इंप्रेशन बताता था। और जो चेहरे का मतलब क्या था, आइडेंटिफिकेशन जो था सोल्जर्स का वो बताता था, ठीक है। अब दाग और चेहरा से जो भी आइडेंटिफिकेशन निकलती थी किसकी, सोल्जर की और हॉर्स की, उसको जो था वो मेंटेन करता था एक बंदा, ठीक है। उसको पूरा का पूरा मेंटेन किया जाता था एक रजिस्टर में। अब काफ़ी हद तक जो है करप्शन इसने हटा दिया था। अरीज़ी मुमालिक एक पोस्ट थी जिसमें क्या उसका मेन काम क्या होता था, वो सोल्जर्स को अपॉइंट करता था। मिलिट्री रिफॉर्म में इतना ही था। अभी टैक्सेशन की बात करते हैं। अलाउद्दीन ने क्या करा, एक स्पेशल एम्फेसिस डाला कि अपनी इकोनॉमी को हमें इम्प्रूव करना है, तो इसलिए इसने क्या करा, टैक्स को क्या करा, इंक्रीज़ कर दिया। अब इसके 3 पर्पस थे क्यों इसने टैक्स को इंक्रीज़ करा था। पहला कारण तो ये था कि इसको अपना रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट करना था, इसीलिए इसने टैक्स बढ़ा दिया। अब हिंदू को इसको क्या करना था, क्रिपल डाउन करना था, ताकि क्या कर सके, उनके ट्रेड को बंद करवा सके, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो हिंदू थे वो ऑक्यूपेशन में क्या थे, लगे हुए थे। तीसरी चीज़, स्टैंडिंग आर्मी, इतनी तरीके की आर्मी इसने बना ली थी। अब उनको पैसा कैसे देना है, टोटल पता है आपको कि इसके पास कितने सोल्जर्स थे उस टाइम पे, 4,75,000 इसने टोटल सोल्जर्स रखे हुए थे। तो पैसा तो ये कहीं ना कहीं से देता, तो इसीलिए इसने क्या करा, टैक्सेशन बढ़ा दिया, पैसा आने लग गया, तो ऐसे ही उनको सैलरी प्रोवाइड करा देता था कैश में। अब आप देखो टैक्स जो था इसने लैंड पे कितना इंक्रीज़ कर दिया था, 50% ऑफ टोटल प्रोडक्शन जो था क्रॉप्स का, उस पे इसने टैक्स इतना इंक्रीज़ कर दिया था। और कैसे लिया करता था, कैश में भी लिया करता था और क्रॉप में भी लिया करता था ये टैक्सेस को। इसने टैक्सेस के कुछ लिस्ट प्रोवाइड करी, जो कि क्या क्या होंगे, चराई टैक्स, करी टैक्स, घरी टैक्स, जजिया और खम्स। चराई टैक्स तो एनिमल की ग्रेजिंग पे, जो घास चरते थे एनिमल्स, उनके ग्रेजिंग पर इसने क्या कर दिया, टैक्स लगा दिया। करी टैक्स जो था वो इमरजेंसी टैक्स था, जो टाइम टू टाइम कलेक्ट किया करते थे। घरी टैक्स क्या था, घरी टैक्स जो था, घरी मतलब घर समझ लो इसी से, ठीक है। तो हाउस टैक्स हुआ करता था घरी टैक्स। जिजिया आपने पहले ही पढ़ा हुआ है, टैक्स पेड बाय नॉन मुस्लिम्स, जो हिंदू हुआ करते थे वो जिजिया पे करते थे टैक्सेस के रूप में। और खम्स जो था, जो भी सोल्जर ने लूट करी है, उस लूट में से जो भी 1/5 पोर्शन जो होगा वो देना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं कैलकुलेशन ऑफ लैंड टैक्स। इसने टैक्सेस के बढ़ाने के अलावा भी क्या करा, एक ऑर्गेनाइज, एक रेगुलराइज मैनर में क्या करा, लैंड टैक्स को कैलकुलेट करना चालू करवाया था। तो सबसे पहला मेथड था कानकुट। इसमें क्या था कि जब फील्ड में ही क्रॉप होगी तभी उसका शेयर डिसाइड कर लिया जाएगा कि कितना शेयर स्टेट को मिलने वाला है। सेकंड है लंक बटाई। इसमें क्या होता है, जब क्रॉप्स कट जाती हैं उसके बाद, मतलब उनका कोई फाइनल स्टेज नहीं होता है उस टाइम पे, जो फूड ग्रेन्स होते हैं उनको सेपरेट नहीं करा जाता है, उनके जो रेजिड्यू होते हैं ना उससे सेपरेट नहीं किया जाएगा, तो फिर वो डिसाइड किया जाता है कि कितना टैक्स आपको उस पर पे करना पड़ेगा। अब बटाई क्या होता है, वो शेयर होता है जो हम स्टेट को प्रोवाइड करेंगे, जिसमें क्या है, क्रॉप्स की कटिंग हो जाएगी, वो फाइनल स्टेट में होंगे, वो क्या होंगे, वो फूड ग्रेन्स होंगे, उस पर हम डिसाइड करेंगे कितना जो शेयर है वो स्टेट के पास जाएगा। तो समझ गए ना, पहला जो कानकुट मतलब कि स्टैंडिंग क्रॉप जो है उस पर टैक्स पे करना है। फिर लंक बटाई, जब कटिंग हो जाएगी उसके रेजिड्यू से फूड ग्रेन्स को नहीं अलग करा जाएगा, तब टैक्स पे करना है। बटाई, जब क्या हो जाएगा, क्रॉप्स को कट कर लिया जाएगा, फाइनल स्टेज में होंगे, किस फॉर्म में होंगे, फूड ग्रेन्स के फॉर्म में होंगे, तब उस पर टैक्स पे किया जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा टोटल जो है आपका क्या होता था, कैश और क्रॉप में ही ये टैक्स जो थे वो कलेक्ट हुए जाते थे। अब टैक्स को कैलकुलेट करने के लिए कोई करप्शन ना करे या कुछ ना हो ऐसे, तो क्या एक स्पेशल ऑफिसर जो था वो अपॉइंट करा गया था, जिसका नाम, जिसका पोस्ट जो थी वो क्या थी, दीवान ए मुस्त खराज। ये एक पोस्ट जो थी, यहाँ पर एक ऑफिसर अपॉइंट करा गया था ताकि वो करप्शन क्या कर सके, चेक कर सके और लैंड का जो टैक्स है उसको कैलकुलेट कर सके। नेक्स्ट चलते हैं मार्केट रिफॉर्म्स की तरफ। तो अलाउद्दीन ने क्या करा था, मार्केट रिफॉर्म स्टार्ट करवाए थे, जिसमें उसके तीन मेन मोटिव थे कि वो रेवेन्यू को इंक्रीज़ कर सके, जो उसकी मंडी में जो भी सामान बिक रहा है उसका जो कमोडिटी है, वो जो प्राइस है उसको फिक्स कर सके,
उसको चीप प्राइस में अपने सोल्जर्स को प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कराने थे, इसीलिए तीसरा मोटिव उसका ये था, ठीक है। और करप्शन मैनेजमेंट पूरी तरीके से हो और करप्शन ना हो मार्केट में, ये सब चीज़ें देखने के लिए इसने ये मार्केट रिफॉर्म्स चलवाए थे। इसने क्या करा था, एक पोस्ट जो थी दीवान ई रियासत, एक बंदे को अपॉइंट करा था जिसका नाम क्या था, अमीर याकूब नाम था उसका। इस पोस्ट पे उसको अपॉइंट करवाया था। अब जो मेन ऑफिसर था वो कौन था, जो ये पोस्ट जो मैंने आपको बताई ना दीवानी रियासत, उस पर आमिर याकूब जो था उसको अपॉइंट कर रखा था, तो वो हेड था मार्केट का। अब उसके अंडर जो थे वो 3 ऑफिशियल्स और थे, उनका नाम क्या था, शाइन मंडी, बारीद और मुनिहान, ठीक है। मतलब ये उनका नाम नहीं था, ये उनकी पोस्ट थी, ठीक है। तो शाइन मंडी जो था, ये जो ऑफिसर था वो क्या करता था, ये 5 मार्केट जो थी उस पे क्या करता था, नज़र रखता था, हेड था इन सब का, ठीक है। और वो क्या करता था, किसके अंडर काम कर रहा था, दीवानी रियासत के अंडर काम करता था। अब नेक्स्ट बारीद क्या काम करता था, वो मार्केट टाइम टू टाइम विजिट करा करता था और क्या करता था कि प्रॉपर सप्लाई प्रोडक्ट्स की हो पा रही है मार्केट में या नहीं, या किसी तरीके की ब्लैक मार्केटिंग तो नहीं हो रखी है, स्टॉक को रोक के तो नहीं रख रखा है, ये सब चीज़ें वो देखा करता था। मुनिहान का यहाँ पर क्या रोल था, मुनिहान एक स्पाई हुआ करता था। वो क्या करता था, जो भी इंफॉर्मेशन थी वो डायरेक्टली किसको प्रोवाइड किया करता था, सीधा राजा को, जो भी मार्केट में हो रहा है। 5 तरीके की मार्केट अलाउद्दीन ने खोल रखी थी उस टाइम पे। 5 तरीके की मार्केट के नाम क्या थे, गल्ला बाज़ार, ठीक है, सराय ए आदल, कॉमन मार्केट थी एक स्लेव मार्केट थी और एक एनिमल मार्केट थी। पांचों को अभी हम डिस्कस करते हैं एक एक करके। तो सबसे पहली मार्केट जो थी गल्ला बाज़ार, उसके बारे में बात करते हैं। वो मार्केट किसकी थी, फूड ग्रेन्स की होती थी। फूड ग्रेन्स यहाँ पर बेचे जाते थे और ये मेन मार्केट थी अलाउद्दीन की। यहाँ पर क्या होता था, प्राइस किस तरीके से फ़िक्स होते थे कि जो फूड ग्रेन की क्वालिटी है उसके हिसाब से फूड ग्रेन्स के जो प्राइसेस हुआ करते थे उसे फ़िक्स करा करता था अलाउद्दीन। सराय अदल जो दूसरी मार्केट है वो क्लोथ मार्केट हुआ करती थी। यहाँ पर हर तरीके के क्लोथ्स मिला करते थे, हर तरीके के मतलब हर तरीके के, कॉटन, वुलन, सिल्क, जो भी तरीके के कपड़े हुआ करते थे वो सब मिला करते थे। एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट भी यहाँ से इस मार्केट से हुआ करता था। सराय आदल जो क्लॉथ मार्केट थी अलाउद्दीन की, यहाँ पे से हुआ करते थे। कॉमन मार्केट में कुछ कॉमन प्रोडक्ट्स हुआ करते थे, जैसे सॉल्ट हो गया, स्पाइसेस हो गए, आयरन हो गए, नीडल हो गया, वेपन हो गया, वुडन हो गया। ये जो छोटे मोटे सामान हुआ करते थे कॉमन मार्केट यहाँ पर रखा जाता था, मतलब कॉमन मार्केट में रखे जाते थे। नेक्स्ट है स्लेव मार्केट। 4th टाइप ऑफ मार्केट जो थी वो स्लेव मार्केट थी, जिसमें क्या हुआ करता था, स्लेव्स को लाकर बेचा और ख़रीदा जाता था। अब जो भी अपने स्लेव को बेच रहा है या फिर ख़रीद रहा है उसका एक प्रॉपर रिकॉर्ड जो था वो रजिस्टर में लिखा जाता था। और एक और चीज़, यहाँ पर पूरी गारंटी दी जाती थी रिटन में कि आप अपने स्लेव को अच्छे तरीके से ट्रीट करोगे। लास्ट मार्केट जो थी वो एनिमल मार्केट थी। यहाँ पर एनिमल्स को बेचा और ख़रीदा जाता था। मेनली यहाँ पर जो मार्केट जो है ये हॉर्सेस के बारे में है। जो ब्रीड होती थी हॉर्सेस की वो अच्छी ब्रीड होनी चाहिए, मेंटेन करके रखते थे, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती थी ये मार्केट। अब इस मार्केट में मिल्क, डेयरी प्रोडक्ट्स जो होते थे और मीट, ये सब जो चीज़ें थी ये भी बेची जाती थी। अभी आप देखो कि अलाउद्दीन जो है वो पर्सनली यहाँ पर ज़्यादा इंटरेस्ट रखता था एनिमल मार्केट में, क्योंकि यहाँ पर हॉर्सेस की देखभाल अच्छे तरीके से हुआ करती थी। तो हॉर्सेस अच्छे ब्रीड के मिले उसे अपने सोल्जर्स के लिए, तो इसीलिए वो ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया करता था इस एनिमल मार्केट में। तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी अलाउद्दीन की। अब लास्ट डेज़ में जब ये मरने वाला होता है अलाउद्दीन, इसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं होती है, तो मलिक कफ़ूर जो होता है इसका मिलिट्री कमांडर, मूवी में भी देखा था हमने, जी हुजूर करके बोला करता था। तो मलिक कफ़ूर यहाँ पर लालची हो जाता है। वो सोचता है कि मैं अब यहाँ पर कान भर देता हूँ अलाउद्दीन के, कि जो ये क्या बोलता है अलाउद्दीन को कि जो भी आज इसकी हालत है अलाउद्दीन की वो इसकी वाइफ और उसके दोनों बेटों की वजह से है। तो दोनों बेटों को वो अरेस्ट करवा देता है और उसकी वाइफ जो होती है उसको टेरिटरी से बाहर करवा देता है। तो अलाउद्दीन खुद ही अपने दोनों बेटों को अरेस्ट करवाता है। अब अलाउद्दीन के बाद ये जो मलिक कफ़ूर होता है सोचता है मैं राजा बन सकता हूँ, ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है इसको टेक ओवर करने के लिए। तो यहाँ पर ये जो है इसका अलाउद्दीन का सारा ख़त्म होता है आपका। नेक्स्ट मैं आपको तुगलक डायनेस्टी समझाऊंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय बाय एंड टेक केयर।